नमस्कार मित्रों। पिछली कक्षाओं में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 1 में ये सीखा कि भुज और कोट किसे कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरियों को हमने देखा कि कैसे निकाला जाता है अंडर रूट x1 अंडर माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर हमने ये देखा कि अगर दो पॉइंट्स को कोई एक पॉइंट्स इसी रेशियो में डिवाइड करे तो वो जो बिंदु है जो इन दो बिंदुओं को या इन दो बिंदुओं से मिलकर जो रेखा बन रही है उसका उस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा या उसके निर्देशांक क्या होंगे वो हम लोगों ने निकाला फॉर्मूले की सहायता से mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, है ना। और अगर वो बाह्य विभाजन करता है तो यही चीज माइनस में करके हम लोगों ने सीखा। तो इतनी बातों को हम लोगों ने किया हुआ था। आज हम लोग कुछ और चीजों को करेंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये है कि मान लो दो लाइन के इक्वेशन, सपोज करिएगा ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लो ये दो लाइन का इक्वेशन, ऐसा मैंने द्विघात समीकरण में पढ़ाया हुआ है। सेम कंडीशन हमने द्विघात समीकरण पढ़ाते वक्त और उसमें लीनियर इक्वेशन और द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण का जब हमने टॉपिक कराया तो वहां पर मैंने इन सारी बातों की चर्चा किया है कि इसके साथ क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। फिर से एक बारी हम चीजों को रिकॉल करते हैं। तो मान लो ये हमारे दो रेखाओं का समीकरण हो गया। अब ये दो रेखाओं के समीकरण में कुछ महत्वपूर्ण सी शर्तें होती हैं। अगर हमको ऐसे इक्वेशन मिल जाए तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो यूनिक होता है, यानी कि एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है। तो अगर कभी आपको दो इक्वेशन मिल जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो रैखिक समीकरण दो चरों वाले हैं और आपको निकालना हो कि आपसे पूछ ले कि बताइए ये दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वह एक होगा या ढेर सारे आएंगे, ऐसे सवाल आ जाए तो आपको केवल क्या करना है, आपको x के गुणांकों को देखना है और y के गुणांकों को देखना है। अगर x के गुणांकों का रेशियो y के गुणांकों के रेशियो के बराबर नहीं आता है तो आप तुरंत कहोगे कि वो प्रतिच्छेद करेंगे और कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर। ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर इस जो हम लोग इसको कह सकते हो इंटरसेक्शन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात की जा रही है और उसमें हम लोग ये सीख रहे हैं कि भाई उनके प्रतिच्छेदन के साथ या वो दोनों रेखाएं क्या क्या संबंध बना सकती हैं इक्वेशन देख के। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है, पहली तो ये होगा कि भाई a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम कहेंगे कि एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगी। मान लो कि a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के और बराबर हो गया c1 बटा c2। मीन्स टू से x के गुणांकों का रेशियो बराबर हो गया y के गुणांकों के रेशियो के बराबर हो गया जो आपके कांस्टेंट टर्म है उसके। तो ऐसी परिस्थिति में, इस परिस्थिति में इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो क्या होगा, अनंत होंगे। अब अनंत का मतलब जानते हैं क्या होगा, जो ये दोनों रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई मिलेंगी, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी हुई मिलेगी। ठीक है। ये कब होगा, जब a1 बाई बी टू, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई बी टू बराबर c1 बाई c2। ठीक।
तीसरी परिस्थिति, इस परिस्थिति में क्या होगा, इसके ढेर सारे प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेंगे और ढेर सारे प्रतिच्छेदन बिंदु मिलने का तात्पर्य केवल यह होता है कि वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, मान लो आपने a1/a2 तो निकाला, बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब अगर कभी आपको ऐसा बन जाए, आप क्या किया करो, a1/b2 और a1/a2 और b1/b2 निकाला करो। अगर इक्वल नहीं आया तो तुरंत सवाल में कह देना कि भाई एक बिंदु पे वो प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक, ऐसे। और मान लो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 आ गया, तो तुरंत वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो रखी हुई मिलेंगी, संपाती जिसे कहते हैं। ठीक, संपाती हो जाएंगी। और तीसरी परिस्थिति ये देखना कि भाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो, बट c1/c2 के बराबर ना हो। मतलब कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो आए वो इन दोनों के रेशियोज के बराबर नहीं आए, तो हम ऐसी परिस्थिति में कहेंगे कि ये दोनों लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात इनके प्रतिच्छेदन बिंदु शून्य होंगे। अब आप बताओ, दो लाइंस हैं और वो ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर आगे बढ़ाते वक्त या पीछे बढ़ाते वक्त किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। इसका मतलब वो कैसी लाइंस होंगी, वो दोनों लाइन आपस में समानांतर होंगी। समानांतर रेखाएं ही एक ऐसी रेखाएं होती हैं जिनको अनंत तक दोनों ही दिशाओं में बढ़ाने पर वो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन आपस में समांतर होंगी। कॉपी में आप अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को अच्छे से लिखेंगे, रिवाइज करेंगे। समांतर होंगी, दोनों लाइन आपस में समांतर होंगी। हो सकता है कि मैं बहुत सी बातें यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, तो मेरा जो भी लेक्चर, जो भी मैं बातों को बोल रहा हूँ, उसको भी आप वीडियो को रोक कर जो भी लगे आपको महत्वपूर्ण उसको आप कॉपी में लिख लेंगे। मैं यहाँ शॉर्ट में बनाता चल रहा हूँ ताकि आपका भी समय बच जाए और हम लोग ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके। तो इतनी बातें हो गई। आप एक बारी फिर से इस चीज को पीछे करके, अगर समस्या हुई हो समझने में, एक बारी फिर से देख लेंगे। तीन कंडीशन बताया। अगर अपने को दो लाइंस का इक्वेशन मिले, जनरल इक्वेशन ये होता है। ठीक है, दो लाइंस का इक्वेशन मीन्स टू ऐसे 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0, 5x + 6y -8 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गए सपोज करना, और आपको बताना है कि इन दोनों इक्वेशन, ये जो अपना रेखाओं के समीकरण है, आप बताइए ये रेखाओं में क्या संबंध है, कितने बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करेंगी। तो सीधा सा अपने को दिख रहा है a1/a2 क्या है 3/5 और b1/b2 क्या है 4/6। मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कितना होगा, 1 होगा। इतनी बात समझ आ गई। अगर मान लो ये और ये तीनों बराबर आ जाते तो आप कहते कि ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। अब मान लो ये और ये इनका रेशियो और इनका रेशियो तो बराबर आ गया, लेकिन इनका अनुपात आपस में बराबर नहीं आया, तो आप कहोगे ऐसी परिस्थिति में कि ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इसका मतलब ये आपस में पैरेलल होंगी। इतनी बात समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट्स पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट्स में बनाएंगे। वीडियोस बीच में आपको नहीं प्राप्त हुए, थोड़ी सी हेल्थ इशू के कारण, है ना। अभी भी आवाज में आप लोगों को कुछ दिक्कत समझ आ रही होगी, बट हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बाकी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे सारा कुछ। तो जितनी चीज़ें पढ़ाई जाए, जितने कंटेंट वो मस्ट सफिशियंट है, उनको रिवीजन करते रहिए नोट्स के साथ, प्लस जो भी चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाता है प्रैक्टिस के लिए वो आप करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज में केंद्रक होते हैं, तो केंद्रकों के कुछ महत्वपूर्ण मीन्स टू से
त्रिभुज के अंदर कई तरीके के केंद्र होते हैं, अंतः केंद्र, केंद्रक, है ना। तो हम लोग उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया हुआ है, ये सारी बातें, सारा कुछ इंटरलिंक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा, हम यूं कहें पूरी ज्योमेट्री एक होल सिलेबस है। मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि नहीं मैं यहाँ से पॉइंट उठाऊं तो मेरा सारा चीज सीरियल वाइज चलेगा। आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे अगले का जुड़ाव आपको, क्योंकि भाई ज्योमेट्री है, आकृतियां हैं, और आकृतियों के साथ हम लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा। इसलिए कोई भी चैप्टर अपने आप में पूर्ण नहीं है, और कोई भी चैप्टर इसमें कोई प्रारंभ नहीं होता है ना, सब कुछ एक साथ कंपाइल है। हर चीज का दूसरे टॉपिक का एक टॉपिक के साथ रिलेशन है, इसलिए ये अलग सेगमेंट नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके ज्योमेट्री का ही एक हिस्सा है। ज्योमेट्री में रिप्रेजेंटेशन आकृतियों को दिया जाता है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन हमेशा एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया जाता है, बस यही है। रेनी देकार्ते ने यही वर्क किया था। तो वहां पर भी मैंने बताया था केंद्रक किसे कहते हैं। तो जब त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो जिस भी बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु को ही हम लोग नाम देते हैं सेंट्रॉयड या केंद्रक का। ठीक है, अब इसमें काम क्या करना है अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, केंद्रक में वर्क क्या करना होता है कि मान लो आपको x1/1, x2/2 और x3/3 ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए आपको। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताइए केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। कह दे कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो ये हैं, आप केंद्रक का निर्देशांक बताइए। बहुत आसान होगा केंद्रक का निर्देशांक निकालना। आप क्या करना, भुज को, सारे भुज को मीन्स टू से एक्स वाला पहला वाला सबको उठा के जोड़ दो। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कर, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये पहला पॉइंट इसका जो इसके केंद्रक का नोटेशन होगा। कोऑर्डिनेट के भुज जो होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को जोड़कर फिर 3 से भाग कर देंगे, कॉमा कोट क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन। तो ये केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा, केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा। तीनों बिंदुओं के भुजों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे और कोटियों को जोड़कर आप 3 से भाग कर देंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा। सवाल लेंगे हम लोग, सवालों को भी लिया जाएगा, बट थ्योरी कर लेते हैं फिर सवाल लगाएंगे। सवालों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। थ्योरी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत डेप्थ में जाके आपसे सवाल पूछेगा नहीं। थ्योरी पता हो, कुछ बेसिक लेवल का सवाल आपको पता हो, तो आप इजीली सवालों को टैकल कर सकते हो। जितने भी पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आपकी परीक्षा में, मतलब आपके जो भी एग्जाम आप देते हो उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये तो हो गया केंद्रक के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लें अंतः केंद्र के बारे में। ठीक है, अंतः केंद्र के बारे में, केंद्रक का निर्देशांक आपको समझ आ गया होगा कैसे निकलता है, आसान है और आपके लिए ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अंतः केंद्र हो सकता है कि थोड़ा सा हायर हो जाए या तरीका उसका डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको एक दो बार लगाना पड़ेगा चीजों को। बट केंद्रक आप ढंग से तैयार कर लेना, पूछा जा चुका है आपके जो भी टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जूनियर वाला, उसमें वो पूछा जा चुका है। ठीक है, अच्छा इन सेंटर के बारे में बात करते हैं। दूसरा दूसरा अपना है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, ठीक है। अंतः केंद्र के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, अंतः केंद्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण सी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ये थोड़ा जटिल भी है, इसलिए आपको यहाँ ध्यानपूर्वक समझना होगा। मान लो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, ठीक है, x1 y1, और इसके a पॉइंट है, ये b पॉइंट और ये c, इसके हो गए x2 y2 और इसके हो जाए x3 y3, ठीक है। a के सामने की भुजा हमने a, अभी बताते हैं a कैसे निकलेगा, ठीक है। b के सामने की भुजा हमने स्मॉल b मान लिया और c के सामने की भुजा हमने c, ये निकालना पड़ेगा आपको, ये वैल्यूज निकालना पड़ेगा। अब आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर ये c कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये थोड़ा लंबा होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको यही प्रोसीजर से वर्क करना पड़ेगा। ये ABC कैसे निकलेगा, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है, ये तो a है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अंडर रूट x1 माइनस x2, तो यहाँ x2 x3 है, तो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। इनके इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे तो x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनके इनके बीच का भी आप निकाल लोगे। तो ये कुछ बात हो गई, ABC आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, जब ABC निकल जाएगा तो इन सेंटर अंतः केंद्र का फॉर्मूला, अंतः केंद्र का, सॉरी फॉर्मूला नहीं, अंतः केंद्र के निर्देशांक, अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। भुज उठाओ आप x1, ठीक है, आपने उठाया पहला भुज x1 और उसका गुणा उसके सामने वाली भुजा से कर लेंगे, ठीक है, ax1, ax1 मतलब x1 लिया तो उसके सामने जो भी इनकी लेंथ पड़ रही है उससे गुणा कर दोगे प्लस। अब अगला भुज उठाओ x2, तो x2 है तो x2 के सामने वाली भुजा क्या है आपकी b, तो b के साथ x2 का गुणा कर लेंगे, bx2 प्लस। अब देखो ये x3 है तो x3 के सामने क्या है c, तो cx3 अपॉन, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे a प्लस b प्लस c, कॉमा, ये तो हो गया एक्स एक्सिस वाला, मतलब भुज का निर्देशांक अंतः केंद्र का। अब कोटि का निर्देशांक क्या होगा, कोटि का निर्देशांक क्या होगा, सेम वही बात, जो यहाँ x1 लिखा है वो आप उसकी जगह पे y1 कर दो, तो आप क्या करोगे, y1 लिया तो a y1, ठीक है, कॉमा यहाँ लगाया हूँ, यहाँ कॉमा है और उसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a बाई वन प्लस b बाई टू प्लस c बाई थ्री अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक। तो ये इक्वेशन हो गया किसका, अंतः केंद्र के निर्देशांक का, निर्देशांक हो गए किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से। हमको अगर उसका इन सेंटर निकालना हो तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c और a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 अपॉन a प्लस b प्लस, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम बात करते हैं कि कोई भी अपने पास ट्रायंगल रहता है, कोई ट्रायंगल रहे, ठीक है, उसके परिकेंद्र के बारे में चर्चा करें। देखो किसी भी ट्रायंगल के लिए थोड़ा सा आपको समस्या कर जाएगा क्योंकि परिकेंद्र जटिल हो जाता है। हम लोग स्पेशली चर्चा करने वाले हैं समकोण त्रिभुज में, जो एक्चुअली काम का है ना। परिकेंद्र में थोड़ी जटिलताएं हो जाती हैं, निकालने में इक्वेशन बनाना होता है। जो महत्वपूर्ण है या जो पूछा जाता है परीक्षाओं में वो समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में बात की जाती है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र। देखो बहुत आसान सा है, ज्योमेट्री आप जानते हो, बहुत ध्यान पूर्वक करना आप। मान लो ये आपके इक्वेशन हो गए x1 बाई वन, x2 बाई टू और यहाँ हो गया मान लो x3 बाई थ्री, ठीक। ये निर्देशांक हो गए, या ऐसे में कह दूं इसको x2 y2 मान लो, ये x3 y3 हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आगे सीखोगे कि ये कैसे समकोण त्रिभुज निकालोगे। तरीका नंबर 1 समकोण त्रिभुज पता लगाने का, इन दो बिंदुओं से, इन दो पॉइंट्स का हम ये कर लें, जैसे
हम ये निकाल लें कि ये इनका जो इक्वेशन आएगा नेक्स्ट, इसलिए बोला कि ये थोड़ा जटिल होगा क्योंकि यहाँ इक्वेशन निकालना होता है। आप एक काम कर सकते हो, आप इनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तरीका आपको निकालना पड़ेगा, आपको ये वर्क इसीलिए परिकेंद्र थोड़ा सा जटिल हो जाता है। अभी तो समकोण समझाया, जनरल के लिए तो और डिफिकल्ट हो जाता है। और परीक्षाओं में जनरली पूछे नहीं जाते हैं परिकेंद्र के बारे में, बट अगर हम लोग समकोण पे चर्चा करें तो इजीली किया जा सकता है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। देखो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, आप क्या कर लेना, इसकी डिस्टेंस निकाल लेना यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस निकाल लेना यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक, तो जनरली वो कह के देगा आपको कि ये समकोण है, बट अगर नहीं कहा तो आप ऐसा करके कर लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये समकोण है। पाइथागोरस वर्क करने लगेगा। ये सब ज्योमेट्री में कर चुका हूं, बहुत डेप्थ में जाकर चर्चा नहीं करूंगा। अब बात करते हैं, अगर आपने पता लगा लिया कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो केवल और केवल क्या करना है, हमने आपको बताया है ज्योमेट्री में कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। बस निकल गया आपका। इसी पॉइंट का निर्देशांक निकाल लो। कैसे निकलेगा, अरे भाई x1 y1 और ये x3 y3 है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, सीधी सी बात है, ये इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। यही तो ज्योमेट्री में कराया हूँ, है ना, कि कर्ण का मध्य बिंदु ही परिकेंद्र होता है। तो इन दोनों का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, हमने निकालना बताया था विभाजन वाले में। तो मध्य बिंदु एक संबंध एक का अनुपात काटेगा, तो हर जगह एम एन की जगह पे एक रखोगे तो बन जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y3 अपॉन 2। ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र का। समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र का, मैं बार बार इक्वेशन कह दे रहा हूँ, आप कोऑर्डिनेट समझना, यहाँ इक्वेशन की भी चर्चा नहीं हो रही है, ये निर्देशांक है। समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2। ये कब निकाल पाओगे आप, आपको तीन बिंदु अगर दे दिए जाए और कहा जाए कि आप इसका बताओ, तो आप क्या कर लेना, तीनों बिंदुओं को आप सेट कर लेना और सेट करने के बाद तुरंत पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। अगर डिस्टेंस निकालने के बाद वो पाइथागोरस पे सेट करता है तो तुरंत आप बता लोगे ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो जो कर्ण वाले, कर्ण को बनाने का जो काम करेंगे, जो दो बिंदु कर्ण को बनाने का काम करेंगे, उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का आप निर्देशांक निकाल लोगे। तो वो दो बिंदु, मान लो ये बिंदु अपने हो जाते 3 4, ठीक है, और ये हो जाता 5 6। ओके, तो अभी केंद्र का निर्देशांक क्या होता, देखो 3 और 5 को जोड़ लो, 3 और 5 8, 8 का आधा कर दो 4, और 4 और 6 को जोड़ लो, 6 4 10, 10 का आधा कर लो 5। मतलब इनका निर्देशांक, जो केंद्र का निर्देशांक निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 कॉमा। ठीक, आई थिंक समझ आ गया होगा। एक बारी दिक्कत हो तो आप पीछे करके 2 बारी 3 बारी देखोगे, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, है ना। मैं जनरली सबको दिमाग में लेके करता हूँ, तो हो सकता है कि स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको लगे जल्दी कवर करने के लिए, तो आपको बड़ी अच्छी व्यवस्था यूट्यूब में दिया हुआ है, तो आप स्पीड बढ़ा के आप कर सकते हो सारी चीज़ को। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, तो आपका कोर्स, आपकी जो भी पॉइंट्स आपको लगेंगे वो समझ आ रहा है, उसको जल्दी से करके एक दो बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे टर्म पे चलते हैं। तो आपने परिकेंद्र देखा, ये कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण केंद्र है जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल के एरिया के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इस पे भी सवाल आपसे पूछा जाता है, तो उसके भी बारे में हम लोग चर्चा कर ले, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, नंबर एक तरीका ये होगा, मैंने बोला अगर आप निकाल लो कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, जैसे ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया कोऑर्डिनेट, और ये x3 y3। अगर आपका लॉजिक काम कर गया और आपने इसकी डिस्टेंस निकाल लिया और लगा आपको कि नहीं ये समकोण त्रिभुज है, तो भैया अगर ये समकोण त्रिभुज है
तब तो आप इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भाई। इसकी जो डिस्टेंस आएगी, इसकी जो डिस्टेंस आएगी, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करके आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी भी त्रिभुज के लिए कैसे एरिया निकलता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले फॉर्मूला, फिर कुछ उसका तरीका भी समझ लेंगे। मान लो आपके पास ये दिया हो और यहाँ त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, x3 y3। अब मैं चाह रहा हूं कि इस त्रिभुज का मैं एरिया फाइंड आउट करूं। इसका एरिया कैसे निकलेगा? बहुत आसान सा तरीका। देखो, 1/2 लगाना, फिर कोई एक पॉइंट पकड़ लो, मैंने x1 पकड़ा, ठीक है, और आपको लेके कैसे चलना है, 1 2 3 साइक्लिक वे में 1 2 3 1 लिया, फिर आगे 2 लोगे तो 2 3 1, फिर आगे 3 लोगे तो 3 2 1, ठीक है, 3 1 2 ऐसे चलेगा। तो देखो मैंने क्या किया, हाफ हाफ पहले लगा देना है, कोष्ठक लगाना। मैंने x1 ले लिया, x1 लिखना कोष्ठक में। पहले आप x1 लिखोगे, फिर कोष्ठक में क्या लिख दोगे, ध्यानपूर्वक समझना। 1 हो गया ना, 1 2 3 ऐसे ही चलेगा, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 और फिर 3 1 2, ठीक है। इस वे में हम लोग लेके चलेंगे। तो x 1 हो गया, 1 हो गया। अब y वाला लिखा जाएगा और घटा के 2 माइनस, देखो 1 2 3, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे x2। देखो 1 हो गया, x1 x2 हो गया, x2 लिखा और 2 हो गया। 2 के आगे बढ़ो, 2 के आगे क्या आता है 3, लेकिन 3 y वाला, y3 माइनस 3 के बाद क्या आता है 3 के आगे, ऐसे साइक्लिक वे में चलोगे ऐसे 1 2 3। तो अगर 2 से स्टार्ट किया तो 2, फिर 3, फिर क्या होगा 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट प्लस x3, 3 हो गया, देखो 3 से किया तो 3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2। तो यही एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अगर आपको तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मालूम हो तो आप आसानी से एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और आसान तरीका ले लेते हैं। मान लो आपके पास, ये तो हो गया रटने के लिए, आप ये काम कर लोगे। मान लो ये आपके पास एक पॉइंट्स हैं, ये हो गया आपका 2 3, ठीक है, ये हो गया 3 4 और ये हो गया 5 7, ठीक है, 5। आप इसका एरिया निकालना चाह रहे हो, आप इसका एरिया निकालना चाह रहे हो, तो क्या करना, तरीका समझिएगा। आप क्या काम करोगे, देखो जैसे ये 2 3 है ना पहला पॉइंट, तो ऐसे लिख लेना 2, उसके नीचे 3, जहां से स्टार्ट करना। जैसे 2 3 से आपने स्टार्ट किया, कोई सा भी लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन जिससे स्टार्ट करना लास्ट में वही चीज लिख देना वापस से, ठीक है। तो अगर 2 3 से स्टार्ट किया तो 2 3, पहले 2 फिर उसके नीचे 3। ये मतलब ये फार्मूला ना लगा, अगर रट लोगे तो अच्छी बात है, बट अगर फार्मूला नहीं आपको याद आया, आप तरीके से करना चाह रहे हो, तो कैसे करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट पकड़ा तो ऊपर नीचे 2 3 लिखा है तो 2 नीचे 3, ठीक। अब अगला पॉइंट लिख लेते हैं 3 4 3 4, ठीक, 3 4 लिख लो, या ऐसे ही आओ तो 5 7 लिख लो, फिर लिख लो 3 4, फिर लिख लेना 2 3, ठीक। इस वे में आप वर्क करोगे। पहले आप 2 3, फिर चाहे 2 3 फिर 3 4 लिख के फिर 5 7 लिखो, चाहे आप 2 3 फिर 5 7 फिर मतलब ऊपर नीचे आपको भुज और कोटि को लिख देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला काम क्या करना है, इसका ऐसे ऐसे गुणा कर लो, ऐसे ऐसे गुणा कर लो। पहले पहले एक साइड ऊपर से नीचे गुणा कर लो, 7 और 1/2 लगा के कोष्ठक के अंदर 7 दूनी 14 प्लस 5 चौके 20 प्लस 3 त्रिका 9, ये काम कर लेंगे, ठीक है, ये काम कर लेंगे। अब इसके बाद जो छूटा हुआ है, ऐसे मैं एरो लगा दे रहा हूँ, ठीक है, अब जो छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है नीचे से, तभी नीचे से ऊपर 3 पचे 15 माइनस में करके इसको लिखेंगे, 7 त्रिके 21 माइनस में, 4 दूनी 8 माइनस में, ओके। बस अब आप इसको सरल कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो 9 4 13 23 और 23 20 43 माइनस
8 5 13 23 और 23 और 21 आपका हो जाएगा 23 और 21 44। ठीक है, तो 1/2 इंटू माइनस में यहाँ वैल्यूज आ रहा है बट एरिया से कोई ऐसा वो नहीं होता, वैल्यूज पे यहाँ पर वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ बनने लगा है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप ऋण चिन्ह को इग्नोर करके आप लिख सकते हो, तो जो भी आ जाए -1 है ना, तो 0.5 ऐसा कुछ आ जाएगा। वैसे भी आप इनका निकालोगे तो आसानी से आपको ये 1/2 ये मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, तरीका यही है। ठीक है, आप यहाँ पर भी रख कर सकते हो। ठीक, जैसे 1/2 x1 की जगह पे 2 रख दो, तो ये x1/1 x2, अगर इसे x2/2 मानो x2/2 और ये x3/3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो x1 2 कोष्ठक में y2 माइनस y3, तो 4 y3 है 7, 4 में से 7 घटा दो, 4 में से 7 जाएगा कितना आएगा -3, है ना, तो -3। ठीक, प्लस उसके बाद अब लेते हैं हम लोग x2 ये है 3, तो 3 लिया, 3 गुणे और x2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 ले लिया, तो 3 -1, 2 के बाद y3 क्या है 7 और y1 कितना है 3, 7 में से 3 जाएगा 4। ठीक, प्लस प्लस आप कर लोगे इसके बाद x3 कितना है 5 इंटू x3 हो गया, तो 1 -2, तो y1 कितना है 3 और y2 कितना है 4, 3 - 4 कितना आ जाएगा -1। ठीक, 1/2, 3 दूनी 6 -6 प्लस 4 तिहाई 12 -5, 1/2, देखो 12 और 6 5 11, 11 में से 12 जाएगा 1, तो 0.5 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से वर्क कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस प्लस से परेशान नहीं होंगे, माइनस नहीं आता है, पॉजिटिव आप ले लोगे, है ना। तो इस वे में आप करके चाहे तो आप ये याद रखो, चाहे आप ये फार्मूला याद रख के आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। आगे हमको जरूरत पड़ेगी जब हमसे कहेगा कि बताइए ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो आपको वैल्यूज निकालने को कह देगा, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात। आज की क्लास में थ्योरी प्लस सवालों को भी दे देंगे, एक दो सवाल का हिंट भी दे देंगे, आप लगा लीजिएगा ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। बहुत डेप्थ में नहीं जाके करना है, एक्चुअली आपको कार्तीय तल पढ़ना है, और कार्तीय तल मतलब बेसिक आपको पता हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कार्टेशियन प्लेन के, बट हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाके चीज़ों को कर रहे हैं। बट चीज़ें पता होनी चाहिए, कभी कभार पूछ सकता है, या पिछले आपके पेपर में जो आपका टेट का एलिजिबिलिटी होता है जूनियर वाला टेस्ट, उसमें पूछा गया है बेसिक लेवल के सवाल, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं स्लोप के बारे में। ठीक है, ठीक, स्लोप के बारे में कहेगा m की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, स्लोप का वैल्यू क्या होता है, स्लोप मतलब कोई भी रेखा x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज वे में कितना डिग्री झुकी हुई है, इसके बारे में बात करता है ना। एक्स एक्सिस के साथ कोई भी रेखा कैसे झुकी हुई है, इसी के बारे में बात किया जाएगा। तो कई तरीके से हम लोग स्लोप निकालते हैं, ढाल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ढाल, झुकाव, तो आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट ये है पहला इसमें कि मान लो दो बिंदु दिए हो x1/1 और x2/2, और आपसे कहा जाए x1/1 और x2/2 दिए गए हो और आपसे कहा जाए कि इसका स्लोप बताइए कितना आएगा। तो
दो बिंदुओं का जो स्लोप निकलता है, ये दोनों बिंदुओं का जो स्लोप निकलेगा वो निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। इस तरीके से आप स्लोप निकालोगे, m से इसको दर्शाते भी हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो कोई भी एक्चुअली हम लोग जब इस तरीके से बनाते हैं रेखा को, तो ax1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाता है। ठीक है, तो मान लो कोई रेखा हो गई है ना, यहाँ इस वे में नहीं बनेगा। मान लो कोई दो बिंदु हमने ले लिया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक, और हमने इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहा, तो यहाँ से यहाँ तक देखो x1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x2। तो केवल इतना क्या होगा, x2 माइनस x1, है ना, और केवल इतना क्या होगा, y2 माइनस y1। और आपको समझ आ रहा हो टेन थीटा बराबर, अगर इसे थीटा मानो, टेन थीटा ही होता है एक्चुअली, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ये है और आधार ये है, तो इसलिए ये स्लोप निकल जाता है। तो दो बिंदुओं का अगर स्लोप निकालना हो तो क्या करना, y2 माइनस y1 कोटियों को घटाकर बटे x2 माइनस x1 कर लोगे, स्लोप निकल जाएगा। ठीक ठीक, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। छोटा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, एक बारी समअप करेंगे। ये दो बिंदु हो गए x1 y1 x2 y2। तो इनका जो स्लोप निकल के आएगा, वो निकल के आएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि मान लो आपको एंगल दे दिया जाए, कोण दे दिया जाए, बिंदु ना देकर कोण दे दे। ठीक है, और कोण दे दे और तब आपसे झुकाव पूछे, झुकाव को m से दर्शाते हैं, तो m बराबर हो जाएगा, अगर कोण आपको थीटा दिया जाए तो आप m बराबर क्या निकाल लोगे, tan थीटा। मतलब आपको मैं बोलूं 60 डिग्री उनका झुकाव है, तो आप तुरंत, आपसे बोला जाए तो आपसे m का वैल्यू पूछे तो tan 60 का वैल्यू निकाल के m का मान निकाल सकते हो। ठीक, और दूसरा ये एक यहाँ से ये निकल जाता है y2 माइनस y1। ठीक, तीसरा क्या बनता है, y बराबर, ये स्लोप रूप में इक्वेशन है किसी लाइन का, y बराबर mx प्लस सी। किसी भी रेखा का अगर, अब मान लो कोई आपको इक्वेशन दे दिया जाए, उस इक्वेशन का आपको बताना हो कि इसकी स्लोप कितनी आएगी, अभी मैं निकाल के इसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ, तो आपको केवल इस फॉर्म में बना लेना है। आप इस फॉर्म में जब बनाओगे तो जो यक्ष का गुणांक होगा, जो भी यक्ष का गुणांक होगा वही उसका स्लोप होगा। जैसे मैं बोलूं, ध्यान से समझना, 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक, ये एक रेखा है, इसका आपको स्लोप बताना है, इसका आपको m का वैल्यू बताना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ से कंपैरिजन अगर करें, y अकेला होना चाहिए, तो पहले सबको दूसरे पक्ष में ले जाओ। तो यहाँ लिखेंगे 3y बराबर, ये 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, और ये 5 पहले से ही यहाँ है, तो -2x प्लस 5। y को अकेला रखना है, तो y ऐसे ही छोड़ो, 3 से भाग लगा दो, 3 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3x प्लस 5/3। अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं तो y m की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, -2/3। m की जगह पे क्या दिख रहा है, -2/3। देखो y बराबर mx प्लस सी, और m की जगह पे यहाँ पर है -2/3। मतलब इसका स्लोप जो आएगा वो कितना आएगा, -2/3। इसका जो झुकाव आएगा वो कितना आएगा, -2/3। आई थिंक सबको समझ आ गया। ये पॉइंट्स सब लोग ढंग से इसको लिख लेना। तो 3 तरीके से आपसे झुकाव पूछा जा सकता है। पहला, दो बिंदु दे देगा, तो जब दो बिंदु दे देगा तो उनका झुकाव क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर कोण दे दिया तो tan थीटा निकाल लोगे तो निकल जाएगा। मान लो किसी रेखा का इक्वेशन दे दिया, तो पहले उस रेखा के इक्वेशन को किस फॉर्म में बदल लेंगे, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, mx प्लस सी। तो यहाँ से आपको इजिली मालूम हो जाएगा कि यहाँ जब भी रेखा करोगे तो y बराबर mx के फॉर्म में बना लोगे, तो m जो होगा वो x का गुणांक होगा। अच्छा, अगर मैं जनरल इक्वेशन पे बात करूं, जैसे मान लो एक इक्वेशन हो गया, आई थिंक ऊपर दिख रहा होगा आपको,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर मैं ये इक्वेशन लेके निकालूं, एक फार्मूला आपको निकाल के यहाँ दे दूं, एक तो ये हो गया, आपने ऐसे कर लेना है। बट अगर जिसको फार्मूला रटना हो तो आप ये इक्वेशन मान लो, आपका मानक इक्वेशन है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको इस फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, बी वाई बराबर माइनस ए एक्स प्लस सी या माइनस सी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है सी से। तो y बराबर हो जाएगा माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी। अगर सब कुछ समझ आ रहा हो तो यम की जगह पे देख रहे हो माइनस ए बाई बी, यानी कि यम बराबर हो गया माइनस ए बाई बी। अर्थात इस तरीके के इक्वेशन के हिसाब से स्लोप बिना ये पक्षांतर वक्षांतर किए आपको डायरेक्टली निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एम का मान देख रहे हो, ए किसका गुणांक है, ए एक्स का गुणांक है, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। देखो बी किसका गुणांक था, बी वाई का था, वाई का गुणांक। ठीक, ये भी काम कर सकते हैं आप, डायरेक्टली फार्मूला से मदद से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ 2x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0, इस रेखा का आपको स्लोप बताना है तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो। m बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक तो 2 है और y का गुणांक क्या है। ठीक, तो आप इस तरीके से करके आसानी से निकाल सकते हो -2/7। तो ये पॉइंट्स आपने ढंग से लिख लिया होगा। किसी भी इक्वेशन की कैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं, पॉइंट्स के कैसे स्लोप निकालते हैं और एंगल से कैसे स्लोप निकालते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि दो रेखाओं के बीच का हम लोग एंगल निकालना चाह रहे हैं। दो रेखाओं के बीच, जैसे मान लो ये एक रेखा है, ये एक दूसरी रेखा है, इनके बीच का जो कोण है, वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो वो कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, वो कोण कैसे निकलता है, तो वो कोण निकलता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे m1 1 प्लस m1 m2। अब आप कहेंगे सर ये m1 m2 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। m1 m2 तो अभी बताया ना, m1 m मतलब वही स्लोप। अब आप स्लोप कैसे निकालोगे, तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे बोलो 3x प्लस 7y प्लस 13 बराबर 0, 5x प्लस 2y प्लस 15 बराबर 0। मान लो ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मेरे को इसका एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ से m1 निकाल लूँ। पहली रेखा का m1 क्या होगा, मैंने अभी अभी निकाला कि माइनस एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट क्या है, -3। 3 है तो माइनस के साथ 3 बटे वाई का गुणांक 7। और यहाँ m2 कितना आएगा, माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है, -5 बटे वाई का गुणांक 2। m1 m2 निकल गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, m1 की जगह पे -3/7, m2 की जगह पे -5/2। वैल्यू पुट करके मान लो आपका वैल्यू आ गया tan थीटा बराबर 1। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो तुरंत आप थीटा बराबर क्या लिख दोगे, 45 डिग्री, है ना। थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। कुछ भी आ जाए, मान लो, अगर मान लो ऐसा आ जाएगा tan थीटा बराबर 3/4, वैसे आना नहीं चाहिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, tan इनवर्स 3/4। इस वे में कर लेंगे कि tan को उधर लेके चले जाएंगे। तो ये हो गया आपको दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकलता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आएंगे, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आएंगे कि दो रेखाएं, इसी का कोरोलरी है, दो रेखाएं एक दूसरे के जब समानांतर होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो
जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी मतलब उनके बीच का कोण जीरो, और अगर ये कोण जीरो तो यहाँ tan जीरो का मान क्या होता है जीरो, तो ये पूरा जीरो मतलब m1 माइनस m2 बराबर जीरो, मतलब m1 बराबर m2। तो आपको सवाल देगा कि बताइए निम्न में से कौन सी दो रेखाएं, इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि इनमें कौन सी दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो आप उन दोनों रेखाओं के स्लोप को निकाल लोगे माइनस एक्स का गुणांक अपान वाई का गुणांक से, और आप देखना जिस भी इक्वेशन में m1 बराबर m2 आ जाए मतलब दोनों रेखाओं के स्लोप बराबर आ जाए तो आप क्या कहोगे, वो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है। पॉइंट नंबर 2, मान लो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उनके बीच का जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंब होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में m1 इंटू m2 बराबर होता है -1, m1 इंटू m2 बराबर आता है -1। अब आप कहोगे ये कैसे आया, बहुत आसान है, परपेंडिकुलर होगी मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, tan थीटा इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कब आता है, वैल्यू इन्फिनिटी कब आती है, जब नीचे वाली वैल्यू जीरो होगी, मतलब ये जीरो हो गया, मतलब 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो, और 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो, तो m1 m2 बराबर क्या आएगा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उनके बीच का स्लोप का गुणनफल किसके बराबर होता है, -1 के। तो अगर कभी सवाल आ जाता है कि एक रेखा का स्लोप इतना है और एक अन्य रेखा जो उस पर लंब है उसका स्लोप कितना आएगा, मैं बोलूँ एक रेखा जिसका स्लोप 3 है, ठीक है, एक दूसरी रेखा का स्लोप बताइए जो उसके ऊपर लंब है, तो आप क्या करना, m1 की जगह पे ये रख दो m2 बराबर -1, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप तीनों को अच्छे से दिमाग में बना रखना, दो रेखाओं के बीच का कोण m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दो रेखाएं अगर कभी समानांतर होती हैं तो m1 बराबर m2, और दो रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब होंगी तो m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि किसी रेखा का स्लोप दिया हो, है ना, और एक पॉइंट दिया हो, एक रेखा का स्लोप मतलब ऐसे लिखना, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक। पहला, मान लो आपको यम का मान दिया हो, मतलब स्लोप गिवन हो, है ना, यम गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, x1 y1, ठीक। मान लो आपको स्लोप दिया हो और x1 y1 एक पॉइंट दिया हो और आपसे पूछे कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो समझना ऐसे निकालोगे y माइनस वाई वन बराबर y माइनस वाई वन, वाई मतलब कोई सा भी आपको एक्स वाई रख लेना, एक y मतलब हमको समीकरण निकालना चाह रहे हैं, उस रेखा का समीकरण क्या होगा अभी सवाल के साथ समझेंगे। y माइनस वाई वन बराबर m एक्स माइनस, ठीक। ये उस रेखा का इक्वेशन हो जाएगा। सपोज करना 3 4 एक बिंदु है, ठीक, 3 4 एक बिंदु है और m बराबर हमको दे दिया 2, m का मान हमको 2 दे दिया और 3 4 एक पॉइंट है और मेरे से पूछे कि इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा, तो मैं लिखूंगा y माइनस वाई वन मतलब ये जो आपका जो पॉइंट है, पॉइंट का y माइनस 4, ये x1 y1, y माइनस वाई वन बराबर m का जगह पे 2, x माइनस x1 की जगह पे 3, y माइनस 4 बराबर कोष्ठक खोल लो 2x माइनस 6, विच इम्प्लाइज दैट y बराबर ये 4 इधर आ जाएगा तो 2x माइनस 6
और -4 इधर आएगा +4, तो -6 और +4 -2। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं 2x, ये y इधर लेके जाओ, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। मतलब किसी रेखा का अगर हमको पॉइंट गिवन हो और उसका स्लोप गिवन हो तो हम आसानी से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इस वे पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब मान लो ये स्लोप नहीं दिया हो, दो पॉइंट दिए हो, दो पॉइंट दिए, अब इसी का यूज करके आप वहां पे ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स गिवन हो। अब देखो पॉइंट नंबर 2, रेखा का समीकरण हम लोग निकालने जा रहे हैं दूसरे तरीके से, और उसमें क्या क्या दिया होगा। अगर स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स, एम एक्स माइनस एक्स वन। अब मान लो दो पॉइंट्स दिए हैं, दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु दिए x1 y1 और x2 y। ठीक, और आप अब निकालना चाह रहे हो इसका इक्वेशन। ठीक, तो आपको करना क्या है, बहुत आसान सा तरीका होगा। वहां क्या किए थे, y माइनस वाई वन, क्या किए थे, एम एक्स माइनस एक्स वन, यही किए थे। यही यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यम की जगह पे हमने स्लोप निकालना दो पॉइंट्स के लिए बताया हुआ। क्या था फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। मतलब ये इक्वेशन हो जाएगा। अब आप कहोगे तरीके से समझना, जैसे दो पॉइंट दे दिए जाए 3 4 5 6, और मैं बोलूं कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, वो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का, अच्छा जहां सरल रेखा हमने स्टार्ट किया ना, वहां उससे पहले तक कार्तीय तल, मतलब जितने आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल तक जब तक बातों को करा, वहां तक आपका कार्तीय तल चैप्टर माना जाता है। इसके बाद ये सरल रेखा स्टार्ट हो जाती है। आपको केवल कार्तीय तल पढ़ना है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबके बारे में मैं देते चल रहा हूँ। मान लो 3 4 और 5 6, इन दो बिंदुओं का एक इक्वेशन आपको बनाना है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा अपना x2 y2। ठीक है, अब अब कोई कहेगा सर यहाँ मैं किसको x1 y1, फ्री हो आप, चाहे जिसको x1, अगर आप सोचो कि आप इसको x1 y1 मानोगे तो यहाँ वैल्यू इक्वेशन बदल जाएगा, इक्वेशन नहीं बदलेगा। अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन को, लास्ट फाइनल रिजल्ट जब आएगा, तो चाहे x1 y1 इसको मानो चाहे इसको मानो, आंसर नहीं बदलेगा, आपका इक्वेशन वही आएगा। ठीक है, तो अब मैं इस इन दोनों पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, तो चलो निकालते हैं। तो y माइनस वाई वन, तो ये इस पॉइंट को लिखते हैं y माइनस 4 बराबर एक्स एम एम, अभी निकालते हैं, पहले x माइनस एक्स वन कर ले, x माइनस, अब अगर आपने ये y1 लिया तो यही x1 ले लेगा, अगर ये y1 मानोगे 6 को तो ये x1 हो जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ हमने y1 इसको माना था तो x1 ये 3 हो जाएगा। y माइनस वाई वन बराबर x माइनस एक्स वन, यहाँ यम लगता है और यम का जगह पे होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। y2 कितना है, दूसरा वाला पॉइंट 6 माइनस वाई वन कितना है 4 बटे x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 3। अब इसी को आई थिंक दिख रहा होगा नीचे, y माइनस 4 बराबर 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 3 गया 2। देखो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2, कट गया, अल्टीमेटली ये पूरा हट गया -3, विच इम्प्लाइज दैट y बराबर x प्लस 4 उधर जाएगा, -4 उधर जाएगा, +4 और -3 मतलब +1। ठीक, या x माइनस ये y इधर लेके आ जाओ, x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0। अब कोई कहेगा सर मैं इसको x1 y1, आप जाके प्रयोग कर लेना, आप इसको रोक कर इसको x2 y2 मान लेना, इसको x1 y1 मान के आप लगाना, इक्वेशन यही आएगा, इक्वेशन यही आएगा, बदलेगा नहीं। तो अगर दो बिंदु दिए गए हो तो आप उनका कैसे इक्वेशन निकालोगे, आप उन दो बिंदुओं में एक को x1 y1 मान लेना, एक को x2 y2 मान लेना, फिर क्या हो जाएगा y माइनस वाई टू वन बराबर m की जगह पे हमने बताया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, ये करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये रेखा का इक्वेशन हो गया जब अपने को दो पॉइंट्स दिए हो। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट होगा अंतःखंड रूप। रेखा का अंतःखंड रूप एक होता है।
रेखा का अंतःखंड रूप होता है। समझना, तीसरा पॉइंट, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप ये होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर वन। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर वन। ठीक है, ये इसका अंतःखंड रूप होता है। इसका मतलब समझ लो, मान लो ये रेखा हो गई, तो ये इस तरीके से दिया जाएगा। यहाँ एक्स एक्सिस पे जो काटती है उसे बोलते हैं एक्स, ये ए काटती है, वाई एक्सिस पे ये बी काटती है। ठीक, तो इसलिए मैंने बोला अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हों, ठीक है, और आप उसको ट्रेंगल में भी लगा सकते हो, आप वो पॉइंट को सेट कर लेना। वो पॉइंट को सेट करने के बाद इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेना। इस लाइन का इक्वेशन मान लो आ गया 3x प्लस 4y बराबर 12। सपोज करना इसका इक्वेशन आ गया 3x प्लस 4y बराबर 12। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, अंतःखंड रूप में बदलोगे, तो 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड कर दोगे, तो x बाई 4 प्लस 4 तिहाई 12 y बाई 3 बराबर 1। यानी कि x एक्सिस पे जो काटेगा वो 4, y एक्सिस पे जो काटेगा वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट करके, आधार गुणे लंब करके आप इजीली सवाल का उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे आप कभी भी सवाल लगाते वक्त, तो कभी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये इसका अंतःखंड रूप है क्या, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। ठीक, कोई भी इक्वेशन हुआ तो आप इसको इस अंतःखंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। अब अगला आगे पॉइंट, अगला बात करते हैं। मान लो एक पॉइंट हो और एक लाइन हो, लास्ट पॉइंट है ये। एक पॉइंट हो, एक पॉइंट हो x1 y1 और एक लाइन हो। इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और यह एक पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट P का इस लाइन A के बीच की दूरी में निकालना चाह रहा हूँ। मतलब किसी बिंदु से किसी लाइन के बीच की दूरी, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ निकलती है, ये इसकी माप में निकालना चाहता हूँ। ठीक है, किसी बिंदु का किसी रेखा, किसी बिंदु और रेखा के बीच जो दूरी होती है वो कैसे निकलती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना होता है। ये लाइन का इक्वेशन है, आप क्या करना, x1 y1 को इसी लाइन के इक्वेशन में xy की जगह पे रख देना। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a x की जगह पे x1, a x1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b। यही डिस्टेंस हो जाएगा, यही दूरी का फार्मूला हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। सपोज करो यहाँ एक पॉइंट है 3 4 और ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया, मान लो 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक, या -5 बराबर 0, ये सब मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट का इसके बीच की डिस्टेंस मैं निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी। मैं क्या करूँगा, x और y की जगह पे भी यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे x की जगह पे 3 रख दो, 3 धन 3 गुणे y की जगह पे 4 -5 बट्टा बटा अंडर रूट, ये x का कोफिशियंट जो है वो देखो, ए स्क्वायर बोले तो x का गुणांक, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 12 और 6 18, 18 में से 5 जाएगा 13 बटा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, है ना, अंडर रूट 13। बस अगर ये कट जाए तो कटा लेंगे, तो ये समझ आ रहा होगा, तो ऊपर अंडर रूट 13 बच जाएगा। तो इसके बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी अंडर रूट 13 यूनिट हो जाएगी। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। किसी भी पॉइंट का किसी भी रेखा के बीच की दूरी, पॉइंट से रेखा के बीच लंबवत दूरी आप आसानी से निकाल सकते हो। पॉइंट अगर x1 y1 हो, रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वेशन हो, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इज अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी करके निकाल सकते हैं आप। ठीक,
तो आई थिंक चीज़ें समझ आ गई होंगी सबको। बहुत ढंग से हम लोगों ने इस सारी चीज़ों को पढ़ा। मैं सम अप करके सवालों पे आता हूँ। सवाल में हिंट दे दूंगा, क्वेश्चन भी लिख लिख दूंगा, और जहाँ हिंट देने की ज़रूरत होगी हिंट भी दे देंगे। ठीक है, आप इन सारे सवालों को कर लेंगे। एक बार होल चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, हो सकता है लिखूं और काफ़ी चीज़ों को ओरली बोल दूंगी। सबसे पहले हमने आपको बताया भुज और कोट के बारे में। तो अपने को पता है कोई भी निर्देशांक हो उसमें पहला पॉइंट भुज होता है और दूसरा क्या होता है, कोट। ठीक। अब इसके बाद हमने ये बताया कि एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट की, ठीक है, कोई भी बिंदु हो गया, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है। तो मैंने बताया एक्स से पूछे तो वाई बताना, वाई से पूछे तो क्या बताओगे, एक्स बताओगे। जैसे मैं बोलूँ 3 4 की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, तो भाई ये देखो ये 3 4 पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस कितना दूर है, यही तो डिस्टेंस, और ये क्या होता है, वाई होता है 4। तो किसी भी पॉइंट का ये हो गया। इसके बाद मैंने पॉइंट नंबर नेक्स्ट आपको बताया कि दो पॉइंट्स हो x1 y1 और x2 y2, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो अंडर रूट होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कई कई किताबों में x2 माइनस x1 लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एक ही होता है, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। इसके बाद हमने दो हमने डिवीजन देखा, या ये कह सकते हो विभाजन देखा है ना, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। सपोज करना ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, और एक पॉइंट बीच में है अपना, वो इनको m/n, m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था m का गुणा इधर वाले के साथ, इसका जो निर्देशांक बनेगा mx2 प्लस n का गुणा इसके साथ nx1 अपॉन m प्लस n, और y के साथ भी ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये इसके निर्देशांक हो गए। अगर ये बाह्य विभाजन करता तो यहीं पे बीच में माइनस लग जाता। ठीक, आज की क्लास से हमने जो 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 चीजों को पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि कोई इक्वेशन, कोई दो लाइन के इक्वेशन अपने को दिए हो, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हमको ये देख के पता लगाना हो कि ये रेखाएं काटेंगी कि संपाती होंगी कि समांतर होंगी। तो ऐसे स्थिति में हमने ये बताया कि अगर a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो तुरंत कहोगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और प्रतिच्छेदन बिंदु एक होगा। और अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, यानी सॉरी समानांतर नहीं, संपाती होंगी, कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे को, और इसके ढेर सारे प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेंगे। और अगर a1 by a2 बराबर b1 by b2 लेकिन c1 by c2 बराबर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ये कहीं पर भी काटेंगे नहीं, मतलब ये आपस में पैरेलल होंगी। ठीक, फिर मैंने आपको चर्चा किया केंद्रों के बारे में। ठीक, तो केंद्रों में सबसे महत्वपूर्ण आपसे मैंने केंद्रक के बारे में चर्चा किया। केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकलेगा, त्रिभुज के तीनों बिंदुओं का, मान लो x1 y1 पहला पॉइंट, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, तो केंद्रक का निर्देशांक निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, अगला y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, ये इसके सेंट्रॉइड का निर्देशांक निकल जाएगा, केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। केंद्रक के बाद हमने आपको बताया अंतः केंद्र का निर्देशांक। अंतः केंद्र का कैसे निर्देशांक, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मान लो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया निर्देशांक। तो इसके सामने की भुजा a, इसके सामने की भुजा b, इसके सामने की भुजा c। तो मैंने बताया a का x1 में गुणा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक, ये इक्वेशन हो जाएगा अंतः केंद्र का। इसके बाद हमने परिकेंद्र के बारे में आपको डिस्कस किया। परिकेंद्र क्या होता है भैया, परिकेंद्र का मतलब हमने बताया कि वो थोड़ा जटिल होता है, इसलिए केवल समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लो ये x1 y1 हो गया,
ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो अभी आपको करना क्या होता है, आप केवल और केवल, अब आप यहाँ से बता सकते हो, आप भी स्लोप निकालना सीखा, इसका स्लोप, इसका इसका पहले इक्वेशन निकाल लोगे, इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन, यहाँ इन दो बिंदुओं का आपस में स्लोप निकाल लो, यहाँ स्लोप निकाल लो, और देखना यहाँ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आने लगेगा। तो आप ये कर सकते हो। तो समकोण त्रिभुज में मैंने बताया कि अगर आप पता लगा लो कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इसका निर्देशांक इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन हाफ, y1 प्लस y3 अपॉन हाफ। ठीक है, ये इसके परिकेंद्र का निर्देशांक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने चर्चा किया एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किया। क्या होता है, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x1 लिखा तो यहाँ x2 दो हो गया तो 3, y3 माइनस y1 प्लस x3 3 हो गया तो साइकिल चलेगा 3 फिर 1 2 y1 माइनस y2। ठीक, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे हम बता सकते हैं कि तीन बिंदु, अगर हमसे कहे कि तीन बिंदु संरेख हैं, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट लिख लेना, तीन बिंदु अगर संरेख होते हैं, तीन बिंदु संरेख हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना आता है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो अगर संरेख कहा तो यानी कि उनका एरिया, इसमें पॉइंट रख के आप 0 दिखा दो तो वो संरेख हो जाएंगे। ठीक, ये तो हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा। अब इसके बाद हमने स्लोप के बारे में चर्चा किया कि भाई स्लोप कैसे निकलता है दो पॉइंट्स का, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोण के हिसाब से वाई एम इज इक्वल टू टेन थीटा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के हिसाब से हमने आपको बताया है ना, ये करके निकाला। और अच्छा, एक और बात बताया कि भाई एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। अब आपसे मैंने बोला कि भाई दो रेखाओं के बीच का अपने को एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फिर मैंने बताया कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो इसका मतलब है कि उनका स्लोप का वैल्यू आपस में बराबर होगा, मतलब m1 बराबर m2। और अगर वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक, अच्छा, और इसके बाद जनरल इक्वेशन चल गए कि भाई दो बिंदुओं, एक आपको स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। दो पॉइंट दिए हो तो उसका कैसे इक्वेशन निकलेगा, तो y माइनस y1 बराबर m की जगह पे अभी अपन लोग लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। अंतःखंड रूप क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक, और दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस का हम लोगों ने फॉर्मूला कर लिया है। ठीक, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक टाइम भी काफ़ी हो गए हैं, बट देख लिया जाए, या मैं कुछ सवाल लिख दे रहा हूँ, सवाल की चर्चा आप लोग के एक वीडियो में और कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखोगे और सॉल्व करोगे। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, आई थिंक दिख रहा होगा, ओके। एक त्रिभुज के त्रिभुज जिसके शीर्ष 4, y 6, 9 तथा x, 4 है के केंद्रक के निर्देशांक 3, 6 है, तो x y का मान, एक्स वाई का आपको वैल्यू बताना है। ये केंद्रक का निर्देशांक दिया, हम जानते हैं केंद्रक का क्या फॉर्मूला होता है, इन तीनों को x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 बराबर किसके कर लोगे, 3 के, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 बराबर किसके कर लेंगे, x के, तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा। सॉरी, ये कोष्टक में नहीं रहेगा, केवल ये एक्स वाई का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज
के दो शीर्ष हैं, के दो शीर्ष 3, 5 तथा -4, -6 हैं, यदि त्रिभुज का केंद्रक 4, 3 हो तो तीसरा शीर्ष है। तीसरा शीर्ष आपको बताना है, आसान है। केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है, तीसरा मान लो एक्स वाई है, तीसरा मान लेना एक्स वाई है, और एक्स वाई मान के आप क्या कर लोगे, x1 + x2 + x3, एक सेकेंड, यहाँ -4 है, -4 -6, x1 + x2 वो वाला x3 हो जाएगा, अपॉन 3 = कर देना 4, वहां से x का मान निकल जाएगा और y का मान निकाल लोगे। ठीक है, आई थिंक एक दो सवाल आप लोग को मैं दे दे रहा हूँ, बाकी आगे सवाल हो सकता है मैं अपने ग्रुप में डाल दूं, या इसी पे मैं एक वीडियो और ले आके सवालों को हल करा दूंगा। मेरा पहला फोकस होगा सिलेबस कंप्लीट करना, एक ओवरव्यू मिलता चले, बेसिक लेवल का आप लोगों को सवाल भी साथ में कराते चल रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करें, और नोट्स में जो जो सवाल को बोलता हूँ वो तुरंत वीडियो को रोक के सवाल को लगा लिया करो। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई, लगभग 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, बट सफिशियंट है। इन दोनों वीडियो से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। एक वीडियो और कोशिश करूंगा लाने की जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।